बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बेसिकली इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर में तो आपको ये बताएंगे कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने किसकी दरख्वास्त को रद्द किया है, किसकी दरख्वास्त को ख़ारिज किया गया है और वो दरख्वास्त किस मामले पे थी। और इसी खबर में आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब, उन पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब ने कैसे एतमाद का इजहार किया है और ये सारा मामला है क्या। दूसरी खबर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। आपने थंबनेल पे पढ़ा कि मैंने इमरान खान साहब के जो ख़बर की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, उसके साथ मैंने $4 बिलियन का जिक्र भी किया है। ये जो नाज़रीन $4 बिलियन की ख़ती रकम है, आपको मालूम है कि IMF के से हम 1 अरब हासिल करने के लिए कितनी हमें तगदो करनी पड़ी, कितने जो है वो उसके पैर पकड़ने पड़े, घुटने टेकने पड़े और बिला आखिर जो मुतालबात IMF के थे वो तमाम मुतालबात हमें मानना पड़े और हमें आवाम के ऊपर 215 अरब के मज़ीद जो है वो टैक्सेस लगाना पड़े। तो ये जो $4 बिलियन का मैंने जिक्र किया, जो कि आज के डॉलर के रेट के मुताबिक तकरीबन कोई 1150 अरब या 1200 अरब की ख़ती रकम बनती है। लेकिन चूँकि ये मामला साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से मुतल्लिक़ है, जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुआ करते थे, तो उनके दौर के डॉलर के रेट के मुताबिक ये तकरीबन कोई 680 या 700 अरब रुपए की एक बड़ी अमाउंट बनती है। तो इतनी बड़ी रकम का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये भी बड़ी तहलका खेज़ किस्म की दिलचस्प तफ़सीलात हैं जो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि कोयटा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में जैसे कि मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की, मुझे तो जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने कहा था कि आपने आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना। लेकिन चूँकि अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीलॉग देखा है कामरान यूसुफ साहब का, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बाएतमाद सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं। उन्होंने अपने वीलॉग में आर्मी चीफ का नाम लिया है, तो मैं भी नाम लूँगा अपने इस वीलॉग में। इस मुलाकात में नाज़रीन आर्मी चीफ के सहाफ़ियों के साथ बड़ी लंबी इंटरेक्शन हुई है, बातचीत हुई है और इस गुफ्तगू में, इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा हुआ जिसका हम पिछले एक आध वीलॉग में जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन इस मुलाकात में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है, उसका भी तज़किरा आया। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का भी जिक्र हुआ नाम ना लेते हुए, और जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, उनका भी जिक्र हुआ और मुख्तलिफ और चीज़ें भी डिस्कस हुई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं। तो सबसे पहले तो जो 9 मई के वाक़यात हैं, जिसको लेके जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनका के ख़िलाफ़ ये फैसला किया गया कि उनका जो ट्रायल है, चाहे वो सिविलियन है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फ़ौजी अदालतों में उनके मुकदमात चलाए जाएंगे। तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मसला बना हुआ है। तो उस पर ये जो सहाफ़ी उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यह दावा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो कोर्ट मार्शल सिविलियन के होते हैं, इस हवाले से कोई 8 से 9 मिसालें जो हैं वो आर्मी चीफ साहब ने पेश की। एक तो जो 9/11 का अमेरिका का वाक़या है, उसका जिक्र किया गया, जब वहाँ पे जो मईशत की एक सिंबॉलिक था, मईशत और जो दिफा है वही अमेरिका का एक सिंबल है। तो उस पर जब अटैक हुआ 9/11 को, तो उसके बाद वहाँ पे सिविलियन का जो ट्रायल है वो वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में किया गया। इसी तरीके से फिर जिक्र किया गया जो 7/11 गालिबन जो बरतानिया में वाक़या पेश आया था दहशत गर्दी का, उसके बारे में भी बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की तरफ से कि वहाँ पर भी जो है वो इतनी सख्त फिर वहाँ पर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई कि जो नौजवान थे, जो बच्चे थे 16-17 साल के, 15 साल के, उनके ख़िलाफ़ भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी कहा गया, मतलब ये जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, इसके बारे में कहा गया कि ये जो इनकलाब और बगावत होती है, इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर बगावत कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब बन जाता है, अगर वो बगावत नाकाम हो जाए तो वो इनकलाब की बजाय वो बगावत ही रहती है। तो सहाफ़ियों के सवाल के ऊपर बताया गया कि जो ईरान के इनकलाब का जिक्र किया गया कि वहाँ पर जिस तरीके से इनकलाब आया, अगर वो इनकलाब ना आता तो क्या होता। जो बादशाह सलामत थे इनकलाब से पहले, वो फिर जो इनकलाब लाने के ख्वाहिशमंद थे उनके साथ क्या सलूक करते, उनके साथ उनका क्या जो है वो एक्शन होता, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो क्या इकदाम उठाए जाते। तो मतलब खुलासा ये था जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं, ये बगावत थी फ़ौज के अंदर जो कि कामयाब नहीं हुई।
तो जब बगावत हुई है तो फिर इनके साथ रियाद कैसे की जा सकती है। और आज मैंने जो कामरान यूसुफ साहब का वीलॉग सुना उसमें उन्होंने ये भी कहा, बल्कि इस मुलाकात में साफियों को ये भी कहा गया कि चूँकि पाकिस्तान एटमी मुल्क है तो एटमी मुल्क होने के नाते भी जो मिलिट्री अमलाक और तनसीबात हैं उस पर तो फिर किसी सूरत भी किसी किस्म का हमला हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने कानून साजी करार दे के वहाँ पे ये फैसला किया गया कि अब जाने अनजाने में कोई भी मिलिट्री अमलाक में तनसीबात में जाएगा और इस तरह की हरकत करेगा उसे दुश्मन तस्वर किया जाएगा। तो चूँकि पाकिस्तान एटमी मुल्क है तो इस तरह की इजाज़त तो मिलिट्री अमलाक और तनसीबात पे हमलों की, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ की दी नहीं जा सकती और कोई कंसेशन नहीं होगी। और फिर कामरान यूसुफ साहब ने जो अपने प्रोग्राम में एक और ख़बर शेयर की उसमें उन्होंने ये कहा कि जो खतीजा शाह साहबा हैं जो साबिक आर्मी चीफ की अपना नवासी हैं, उनसे मुतल्लिक साबिक एक और आर्मी चीफ ने जहांगीर करामत साहब ने सिफारिश की, रब्ता किया जनाब आसिम मुनीर शाह साहब से कि इनके साथ कुछ कंसेशन की जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। तो जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने बकौल कामरान यूसुफ साहब के उनकी सिफारिश को भी मानने से इनकार कर दिया। और साफियों के साथ गुफ्तगू में आर्मी चीफ से सवाल हुआ कि क्या जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्या उनके साथ कोई रियायत होगी, तो कैटेगोरिकली जो कहा गया वो ये कहा गया कि किसी के साथ जितना बड़ा होगा, जितना भी जिम्मेदार है, चाहे वो जिस तबके से उसका ताल्लुक है, जिस ख़ानदान के साथ ताल्लुक है, जिस सोसाइटी के साथ उसका ताल्लुक है, किसी के साथ रियायत किसी किस्म की नहीं बरती जाएगी। अक्रॉस द बोर्ड बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मिलिट्री कोर्ट से हट के नाज़रीन इस मुलाकात में इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ कि वो आपके साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुलाकात की बात करते हैं। तो ये भी वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि इमरान खान साहब का हमारे साथ मुलाकात करने का क्या बनता है। वो सियासी बंदा है, वो सियासी लोगों के साथ मुलाकात करे, वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करे, PDM की जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुलाकात करे। और फिर इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने भी कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, जो सदर पाकिस्तान बनता है, जब वो हल्फ उठाता है, तीनों जो पाकिस्तान के आइन बने 1956 का, 1962 का, 1973 का, इन तमाम आइनों में जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ है उसमें बाकायदा तौर पे एक कसम उठाता है जो सदर बनता है, जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है कि जो कौमी राज हैं उनको अफशा नहीं करूँगा। और इसी मुलाकात में जैसा कि जिक्र हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के हवाले से, तो उसमें एक तो अच्छा ये मेरे सोर्सेज की खबर है, इसका उस मुलाकात के साथ ताल्लुक़ नहीं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि चूँकि माजी में जस्टिस काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कुछ मामला थे, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, तो मौजूदा जो हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, उस सारी कार्रवाई में जो रेफरेंस आया, उस रेफरेंस सदर मुमलिकत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आया, जो प्रोसीडिंग की गई, उसमें मौजूदा आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं बनता। और दूसरा ये कहा गया कि इस मुलाकात में जो भी सवालात हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या मिलिट्री कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के हवाले से, ये कहा आर्मी चीफ साहब ने कि नाम तो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया गया दोनों चीफ साहबान का, लेकिन जो काजी फैसल साहब हैं उनके नाम के साथ जब भी नाम लिया नामजद चीफ जस्टिस कह के उन्हें पुकारा कि अब उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, हमारे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं, तो बड़ा एहतराम दिया गया। वैसे नाज़रीन आपको ये बता दें कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो ये भी मैंने ही मतलब बात शुरू की थी टिकर के ज़रिए, जो टिकर हमने बनाए थे तो उसमें हमने नामजद चीफ जस्टिस लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि इससे पहले कभी बंदियाल साहब को भी लिखा गया, लेकिन काजी फैसल साहब के हवाले से ये शुरुआत जो है वो मैंने की थी कि अब चूँकि नोटिफिकेशन हो गया है तो फिर नामजद चीफ जस्टिस लिखना चाहिए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो चेंजिंग होने जा रही है नया चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के बाद, उस पर आर्मी चीफ ने सवालों का ये जवाब दिया कि देखें जब आर्मी चीफ की तकर्री हो रही थी उस वक्त मुल्क में एक भौचाल था, एक तनाव था, एक ऐसी सूरत हाल थी कि समझ नहीं आ रहा था, बेयकीनी किसी कैफियत थी। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, सितंबर में तमाम चीज़ें जो अदलिया के हवाले से हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएगी। यानी ये कहना था आसिम मुनीर शाह साहब का, जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज ने बताया जिन्होंने उनके साथ साफियों के साथ जो उनके साथ साफी मुलाकात में शामिल थे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक और चीज़ भी बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, इसमें नाज़रीन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो भी ज़ेर गौर आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ जो देखने की है कि अगर ये चीज़ें कन्वर्ट हुई, वापस हुई, कोई इसमें ऐसा कोई फैसला आया तो हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, यानी जो हमारी दुश्मन एजेंसियाँ हैं जो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ़ायदा उठा के ये भी कर सकती हैं कि अगर ऐसे लोगों का जो मिलिट्री इमलाक को जाकर निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, अगर उनका ट्रायल जो है, ज़रा ये बताते हैं कि अगर वो शिफ्ट हुआ फौजी अदालतों से सिविल कोर्ट्स की तरफ, फौजदारी कोर्ट्स की तरफ, तो फिर आगे आने वाले दिनों में जो हमारी दुश्मन एजेंसियाँ हैं, क्योंकि
लोग तो उनको यहाँ पे मिल जाते हैं जो पैसों के एवज जो है अपने मुल्क के साथ वफादारी को छोड़ देते हैं और उनके लिए अपने खिदमात अपनी सर्विसेज फराम कर देते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाएंगे जो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे होंगे, दुश्मन एजेंसियों के हाथ में खेले होंगे, उनके ट्रायल के भी जो है जब होंगे तो उसमें भी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। तो लिहाजा ये एक अहम मामला है, तो इसमें फैसला जो है बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ खबर है उसमें $4 बिलियन का जिक्र इमरान खान साहब के साथ कैसे आ रहा है। नाज़रीन खबर यह है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुआ करते थे। किस्सा ये है, खबर नहीं किस्सा ये है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे, सिंगापुर की एक शख्सियत थी। आजकल आप खान साहब की तकरीरें सुनते हैं कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में 16,000 डॉक्टर हैं, 200 बिलियन उनका वहाँ पे सरमाया पड़ा है, तो हमें उन्हें पाकिस्तान में जो है वो लाना चाहिए, यहाँ पे आके वो सरमाया कारी करें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। तो ये खान साहब की जो मिसालें देना है, मिसालें खान साहब देते हैं, लेकिन खान साहब के जब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो एक बाहर से एक सरमायाकारी आई थी, एक पाकिस्तानी थे, सिंगापुर के कारोबारी शख्सियत थे वहाँ पे, तो वो $4 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अब खान साहब ने उनके साथ जब मुलाकात की, कैसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि वो जो $4 बिलियन की सरमायाकारी FDI जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में आने थी, वो नहीं आई, वो पाकिस्तान में सरमाया कारी करने के लिए नहीं आए। अब सारा वाक़या क्या हुआ नाज़रीन ये था कि एक तो सिंगापुर की जो कारोबारी शख्सियत थी वो खान साहब के जो फलाही प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से उन्हें $1 लाख का चेक देना चाहते थे, और साथ में उनका जो प्लान था $4 बिलियन की पाकिस्तान में सरमाया कारी करने का, वो प्लान भी खान साहब के सामने रखना चाहते थे। तो PTI के एक रुकने कौमी असम्बली की वसातत से इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात जो है वो तय हो गई। तो हुआ ये है कि जब वो अपना डेलीगेशन वहाँ पे गया, उसमें एक शख्स भी थे, उस शख्स को मुलाकात में क्या कहा गया इमरान खान के एहलकारों की तरफ से, चुनिंदा एहलकारों की तरफ से, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वहाँ पे जब ये डेलीगेशन वहाँ पे गया PM हाउस में, तो चाय उन्हें सर्व की गई। चाय पीने के बाद फिर उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में खान साहब जो हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गैर मुल्की सरमायाकारी है, पाकिस्तानी है लेकिन सरमाया करने के लिए आए हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से मिले। वैसे चलें आगे चल के बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिले ये, लेकिन ये कन्फर्म है कि $4 बिलियन की सरमायाकारी आ रही थी। तो गर्मजोशी से मिले, चेक उनको पेश किया गया $1 लाख का, और खान साहब ने पूछा कि आपका मंसूबा क्या है, पाकिस्तान में करना क्या क्या चाहते हैं। तो सरमायाकार ने बताया, मुझे कन्फ्यूजन नाज़रीन ये है कि जो ख़बर मेरे पास है कि वो जो इन्वेस्टर था वो पाकिस्तानी था या सिंगापुर का था, लेकिन ख़बर जो है वो यही है कि $4 बिलियन के सरमायाकार इमरान खान साहब से जाके मिले और उन्हें ये बताया कि आपकी जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसके पास 9 शिपिंग के जहाज़ हैं, लेकिन आपको उससे आपका काम नहीं बनता, आपको $5 बिलियन सालाना जो है वो शिपिंग की कार्गो की मद में जो है वो आपको खर्च करने पड़ते हैं, यानी किराए की मद में देने पड़ते हैं बाहर से जो आप कार्गो मंगवाते हैं। तो उन्होंने प्रपोजल ये पेश किया कि हम $4 बिलियन की पाकिस्तान में शिपिंग के बिज़नेस में हम सरमायाकारी करेंगे और 50 बड़े तिजारती जहाज़ हम शिपिंग के शोबे में लेके आएंगे, लेकिन शर्त हमारी ये होगी कि हम जो जहाज़ लेके आएंगे उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, यानी ये नेशनल कैरियर कंपनी बन जाएगी। गो के ये एक प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 साल तक जो भी आप कार्गो, यानी आप जो $5 बिलियन बाहर पे खर्च कर रहे हैं, आप वो कार्गो 10 साल तक हमारी कंपनी के ज़रिए मंगवाएंगे। तो खान साहब ने ये सुना और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस मंसूबे से 20,000 नौकरियाँ भी पैदा होंगी। तो खान साहब ने सुना मंसूबा और खान साहब ने उसकी तारीफ़ भी की, लेकिन जिसने ये ख़बर हमें रिपोर्ट की है उसने कहा कि इस मंसूबे के दौरान खान साहब की ज़िम्मेदारी इस तरीके से थी, यानी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा खान साहब ने इस तरीके से किया कि वो उस दौरान ब्रीफिंग भी लेते रहे और टेलीफोन पे बात भी करते रहे, और उस बातचीत के दौरान, टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान जो है खान साहब जो हैं हिस्सास इदारों के लोगों से इंफॉर्मेशन लेते रहे अपोजिशन के अरकान की जोड़ तोड़ के हवाले से। यानी $4 बिलियन की खान साहब की जो सरमायाकारी आ रही थी उसमें खान साहब ने इतनी संजीदगी नहीं दिखाई, उसमें इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई, और खान साहब को उस वक्त उस मुलाकात में फ़िक्र क्या थी कि अपोजिशन के लोगों को तोड़ना कैसे है, अपोजिशन के लोगों में दरार कैसे डालनी है, एक जमात से दूसरी जमात के लोगों को कैसे निकालना है। तो खान साहब वो ये सोच रहे थे, और फिर वो जो रिपोर्ट किया गया उसमें बताया गया कि वो जो डेलीगेशन वहाँ पे गया था, मुलाकात करके आ गया, अपना प्रपोजल भी पेश करके आ गया और जो कंडीशन थी वो भी बता के आ गए। तो 3 से 4 दिन तक वो डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद रहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से, इमरान खान साहब के वज़रा की तरफ से उनके साथ दोबारा कोई राब्ता नहीं किया गया, और फिर वो $4 अरब की सरमायाकारी आनी थी, वो खान साहब की इस गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी को देखते हुए उन्होंने इरादा तर्क कर दिया कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिसे
भैंसें बेचने में दिलचस्पी है, जिसे कट्टे बेचने में दिलचस्पी है, जिसे सरकारी गाड़ियाँ बेचने में दिलचस्पी है, इससे मुल्क जो है तरक्की नहीं करते। ये इसको इसी तरीके से रहने देने। वो $4 बिलियन की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में खान साहब की तरफ से जो हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं वो ख्वाब अपनी जगह पे, तो लेकिन खान साहब की वजह से ही, उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।